हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी न्यू क्लासिकल लोनेबल फंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इंटरेस्ट की थ्योरी है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है ये लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपके पास जो है न्यू क्लासिकल्स के द्वारा दी गई थी ये थ्योरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये लेसन्स आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप यूजीसी नेट पीजीटी एग्जाम्स या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो अपकमिंग वैकेंसीज टीचिंग वैकेंसीज आपके पास आने वाली हैं, अगर आप उन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में इस तरीके से आपको स्लाइड्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं कि लोनेबल फंड थ्योरी क्या है, तो इससे पहले क्लासिकल्स की थ्योरी थी जहां पर आप बेसिकली सेविंग्स देखते थे और इन्वेस्टमेंट, यानी कि डिमांड फॉर कैपिटल एंड सिर्फ सप्लाई फॉर कैपिटल से आप इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करते थे। अब जब लोनेबल फंड थ्योरी की हम बात करते हैं तो लोनेबल फंड थ्योरी में हम सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स को देखते हैं। अब ये लोनेबल फंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसा अमाउंट जिसको आप जो है वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, बेसिकली मनी से रिलेटेड है। मनी की डिमांड एंड सप्लाई से पहले इनको लोनेबल फंड्स बेसिकली कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो प्रपोज करी गई थी बाय न्यू क्लासिकल स्कूल्स एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द ओवर क्लासिकल थ्योरी। जो हमारे पास परंपरावादी शास्त्री थे, ठीक है, उन शास्त्रियों के शास्त्रीय सिद्धांतों को नव शास्त्रीय स्कूल ने जो है उनके सिद्धांतों में परिवर्तन किया। उसमें कौन कौन थे? जैसे विक्शल हो गए, डीएच रॉबर्टसन जैसे नव शास्त्री थे, जो कि अर्थशास्त्री बचत और निवेश जैसे गैर मौद्रिक कारणों के साथ मौद्रिक कारणों को शामिल करते हैं, केन्स के द्वारा उठाए गए आलोचनों के कारण। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी को केन्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, जिसकी वजह से जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स थे लाइक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, इसको ये लोग मॉनेटरी फैक्टर्स जो मौद्रिक कारक हैं उनके साथ जोड़कर ये थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, तो आपने जो क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर नॉन मॉनेटरी सारे के सारी चीजें ली गई थी, सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करी गई थी, जो कि एक नॉन मॉनेटरी है। इस वाली थ्योरी में मॉनेटरी फैक्टर्स नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के साथ जोड़े जाएंगे, जिसकी वजह से थ्योरी को और मॉनेटरी टर्म्स में बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अजम्पशंस हैं। पहले हम इंग्लिश में देखेंगे, फिर हिंदी में देखेंगे। तो लोनेबल फंड्स जो है वो मार्केट इज वन फुली इंटीग्रेटेड मार्केट विच इज फीचर्स बाय परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फंड्स अक्रॉस द मार्केट। मतलब इस मार्केट में जो फंड्स हैं वो इजिली मूवेबल हैं, परफेक्ट मोबिलिटी इनके अंदर पाई जा रही है, फुली मार्केट से इंटीग्रेटेड है। ठीक है, एज इट्स कॉम्पिटेटिव मार्केट, सो बोरोवर्स एंड लेंडर्स इज अ प्राइस टेकर। बोरोवर्स और लेंडर्स जो हैं वो प्राइस टेकर हैं, एंड ओनली वन इंटरेस्ट रेट्स प्रिवेल इन द मार्केट एट गिवन टाइम। एक टाइम पे केवल एक ही इंटरेस्ट रेट जो है वो यहां पर होगा, इंटरेस्ट रेट्स डबल या ट्रिपल नहीं हो सकता। ठीक है, एंड बोरोवर्स एंड लेंडर्स दोनों प्राइस टेकर होंगे। मार्केट में जो भी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट निकलेगा, जो प्राइस निकलेगा, बेसिकली इंटरेस्ट रेट निकलेगा, वही जो है ये लोग प्राइस टेकर होंगे। एंड इट इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये एक पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे बेस्ड है। पार्शियल इक्विलिब्रियम या आंशिक संतुलन का मतलब होता है कि ओनली वन मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात होगी। ठीक है, यानी कि ये केवल मनी मार्केट के बारे में अगर बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनालिसिस होगा। सो ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स रेदर देन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स हेल्ड कांस्टेंट। केवल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इनमें चेंज होगा, बाकी अदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं, उनको आपको स्थिर रखना पड़ेगा। द थ्योरी रिप्रेजेंट्स द फ्लो एस्पेक्ट्स लाइक द क्लासिकल थ्योरी। अगेन ये भी फ्लो एस्पेक्ट्स को, प्रवाह चरों को ही लेकर चलेगी। हिंदी में आप पढ़ लीजिए। ऋण योग्य निधि बाजार की एक पूरी तरह से स्वीकृत बाजार है, जिसकी विशेषता बाजार में निधियों की पूर्ण गतिशीलता को दिखाएगा। यानी पूर्ण गतिशीलता मतलब बाजार पूरी तरीके से चलेगा। यहां पर प्रतिस्पर्धा बाजार है, इसलिए उधारकर्ता और ऋणकर्ता कीमत लेने वाले होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आंशिक संतुलन होगा, जो कि मैं बता चुका हूं। और सिद्धांत अर्थशास्त्र सिद्धांत की तरह
प्रवाह पहलू यहां पर लिया गया है, यानी कि यहां पर भी फ्लो वेरिएबल्स पर लिया गया है। हम बात आती है कि डिमांड ऑफ होल्डिंग्स क्या है, ठीक है, और सप्लाई आपके पास कैसा है, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स क्या है। तो जब हम सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स के बारे में बात करते हैं, इसको आप बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे तरीके से समझना। सप्लाई ऑफ होल्डिंग में सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, जिसको आप एलएस बोल रहे हैं, वो सेविंग्स, डिसहोल्डिंग और इंक्रीमेंटल सप्लाई ऑफ मनी के तीनों को प्लस करके आपके पास निकलेगा। अब ये आप इसको एस बोल रहे हैं, सेविंग्स, यानी कि आपने कितना पैसा बचाया है। ये एग्रीगेट सेविंग है जो कि सारे के सारे हाउस होल्ड्स ने सेव करा है, एंड फर्म्स देयर डिस सेविंग्स, और फर्म्स की डिस सेविंग्स हैं ये, ठीक है। वहीं अगर आप बात करते हैं डीएच की, ये डिसहोल्डिंग है। डिसहोल्डिंग का मतलब है, एग्रीगेट डिसहोल्डिंग है जो कि कैश की फॉर्म में रखा गया है, होल्ड करके रखा है आपने। मतलब बेसिकली कैश को डिसहोल्ड करने का मतलब है कि आप जो है उसको नहीं रख रहे हैं अपने पास। जैसे हम इसको पढ़ें तो पीपल्स डिसहोल्ड आइडियल कैश एट देयर हायर इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स हायर होंगे तो लोग अपने पास कैश रखना कम करेंगे। इस सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, डिसहोल्ड बोल रहे हैं, ठीक है। यही है डिसहोल्ड, जहां पर लोग अपने पास कैश के फॉर्म में मनी नहीं रख रहे हैं, डिसहोल्डिंग कर रहे हैं, सप्लाई कर दे रहे हैं। बेसिकली क्यों सप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा बेनिफिट होगा, और अगर बेनिफिट होगा तो वो इसको सप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये डिसहोल्डिंग हो गया। डेल्टा एम आपको डिनोट करेगा इंक्रीमेंटल सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई, इन इंक्रीमेंटल सप्लाई ऑफ मनी और बैंक मनी, कि सप्लाई मनी सप्लाई में या बैंक मनी में कितना चेंज हो रहा है, कितना इंक्रीमेंटल देखने को मिल रहा है। अगर आप इसी बात को हिंदी में देखें तो हिंदी में एल एस इक्वल्स टू एल एस प्लस डी एच, सॉरी एल एस इक्वल्स टू एस प्लस डी एच प्लस डेल्टा एम है, जिसको डीएच को आप की नगद के रूप में आप इसको डिसहोल्डिंग कह रहे हैं कि हम लोग ये नहीं रखना पसंद कर रहे हैं। एस जो है वो सभी परिवारों और फर्मों की उनकी अशोध्य को घटाकर कुल बचत है, कि इनकम में से उन्होंने कंजम्पशन करने के बाद कितनी सेविंग करी है। मुद्रा या बैंक मुद्रा की वृद्धिशील आपूर्ति, ये कितना बढ़ रहा है, मनी कितना इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं कि बचत और नगद का कुल डिसहोल्डिंग ब्याज की सकारात्मक कार्य और मुद्रा की वृद्धिशील आपूर्ति के रूप में दी जाती है, इसलिए एलएस कार्य ऋण योग्य निधि की आपूर्ति ब्याज दर का एक सकारात्मक कार्य होगा। मतलब क्या है कि जो एलएस है आपके पास, जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स हैं, ऋण योग्य निधि की जो आपूर्ति है, वो इंटरेस्ट रेट्स के साथ पॉजिटिव कोरिलेट करेगी। इसका मतलब है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा तो एलएस भी बढ़ेगा, ठीक है। जबकि वाई को स्थिर माना जाता है, नवशास्त्रीय जो है, इसलिए बचत वार्य यानी कि जो इंडिकेट्स द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सिंस वाई is assumed to be constant, new classical, so savings varies and interest rates indirectly। अगर सेविंग्स ज्यादा होंगी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो आपकी सेविंग्स जो है वो कम हो जाएंगी। ये बेसिकली बात हो रही है। आप अपने पास पैसा नहीं रखेंगे, आप इसको सप्लाई कर देंगे, मार्केट में दे देंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको दिया गया है, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक्सेस इनकम होगी ओवर द एक्सपेंडिचर, वाई अज्यूम टू बी कांस्टेंट, न्यू क्लासिकल के अकॉर्डिंग सेविंग जो है वेरीज करेगा विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनडायरेक्टली, कि अगर सेविंग इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो सेविंग्स कम होगी, आप अपने पास सेव करके नहीं रखोगे, आप अपने पास बचत करके नहीं रखोगे, ठीक है। डिश होल्डिंग की बात हम करते हैं। डिश होल्डिंग्स जो है वो इंप्लाइज करती हैं व्हेन पीपल रिड्यूस द आइडियल कैश बैलेंस एंड पुट इनटू सेविंग्स। जो उनके पास कैश की फॉर्म में चीजें पड़ी हुई हैं वो सेविंग्स में लगा देंगे, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी के फॉर्म में ना रखकर इन्वेस्ट कर देंगे कहीं ना कहीं पर, है ना, लोनेबल फंड्स में बेसिकली। दिस इंप्लाइज दैट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीपल डोंट वांट टू होल्ड आइडियल कैश बैलेंस एंड pour that money in saving to earn higher interest rates। अपने पास पैसे ना रखकर हायर इंटरेस्ट रेट पर उस मनी को मार्केट में पोर कर देंगे, जिससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स अर्न कर सके। तो ये भी जो है वो यहां पर पॉजिटिवली रिलेशन आपको दिखाएगा, यानी कि धनात्मक
संबंध को दिखाएगा, सकारात्मक या धनात्मक संबंध को दिखाएगा डिसहोर्डिंग के साथ। क्लियर है? तो इसका मतलब जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो डिसहोर्डिंग्स ज्यादा होगी, इट मींस सेविंग्स ज्यादा होंगी। तो आप अगर सप्लाई कर्व देखें एलएस का तो ये पॉजिटिवली स्लोप कर्व मिलेगा दोनों से, दोनों ही कंडीशंस में। ठीक है, अब इसमें थर्ड इंडिकेटर बैंक मनी है। बैंक मनी क्या एडवोकेट करता है? बैंक मनी जो है बैंक एडवांस लोन्स को दिखाएगा टू बिजनेसेस को थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कि क्रेडिट क्रिएशंस के थ्रू, साख निर्माण के थ्रू या साख सर्जन के थ्रू बैंक ने कितना पैसा क्रिएट करा, या मनी क्रिएटेड बाय बैंक एड्स टू द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, लोनेबल फंड्स में कितना मनी क्रिएट करके इन्होंने रखा है। इट इज अज्यूम टू बी ऑटोनोमस, इसको आप ऑटोनोमस मानते हैं, इसको आप स्वायत्त मानते हैं, मतलब ये ऑटोनोमस है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे बैंक जो है जब बिजनेसेस को ज्यादा लोन देंगे तो क्रेडिट क्रिएशन बैंक्स के द्वारा बढ़ेगा, जिसकी वजह से लोनेबल फंड्स में ये चीजें बढ़ेंगी और ये ऑटोनोमस है। अब अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो अभी अभी हमने देखा, देखिए मैं यहां पर स्लाइड साइड करी है, नहीं करी है, ठीक है, नहीं हुई है इसकी स्लाइड साइड, तो मैं इसको यहीं पर बनाकर बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इसका डायग्राम देखें तो हमारे पास ये डायग्राम है, मैं इसमें कलर्स, डिफरेंट कलर्स का यूज करूंगा। तो जब आप एम की बात करते हैं, जो बी एम बैंक मनी है, उसको मैं एम लिख देता हूं, तो वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस है तो वो इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन है, ये बी एम है या एम आप कह सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आपने इंटरेस्ट रेट्स को दिखाया हुआ है और यहां पर आपके पास वो क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी हो रही है। अब अगर आप कर्व देखते हैं कि सेविंग का कर्व कैसे होगा, तो सेविंग तो अभी अभी हमने देखा भी है, पढ़ा भी है कि सेविंग आपके पास किस तरीके से शो होगा। तो सेविंग कर्व तो ऑटोनोमस मतलब अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम आपके पास बनेगा। तो सेविंग कर्व इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम आपके पास बनेगा। वहीं अगर आप डिसहोर्डिंग और सेविंग को प्लस करके डायग्राम बनाते हैं, तो डिसहोर्डिंग और सेविंग को प्लस करके अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो वो आपके पास कुछ इस तरीके का बनेगा। यह है एस प्लस डी एच कर्व, बिकॉज दोनों पॉजिटिवली हैं, दोनों ही पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया आपको। अब अगर हम लोग इनमें चेंजेस लेके आते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि अब मैंने इसमें बैंक मनी भी ऐड करके कर दिया जो कि ऑटोनोमस है, तो बैंक मनी ऐड करते ही ये जो है वो अपनी टोटल क्वांटिटी से कम हो जाए, यानी ऑटोनोमस पार्ट से यहां से नीचे से डाउन होगा, तो ये होगा एस प्लस डी एच प्लस एम, और ये आपका एल एस कर्व है। क्या है? एल एस कर्व है, लोनेबल सप्लाई कर्व, लोनेबल फंड सप्लाई कर्व। अब यहां पर अगर आप देखें तो दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन, अगर मैं इस पॉइंट से इस तरफ देखूं और इस पॉइंट के इस तरफ देखूं, तो जब आपकी सेविंग्स कम है, जब आपकी सेविंग्स कम है और सेविंग प्लस डिसहोर्डिंग, दो चीजें, दो आपके पास जो है वो ज्यादा है, इट मींस डिसहोर्डिंग पॉजिटिव है, डिसहोर्डिंग पॉजिटिव है, डिसहोर्डिंग जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो लोग जो है कैश इन हैंड नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि डिसहोर्डिंग ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब लोग अपने पास कैश की फॉर्म में नहीं रखेंगे, यही तो होता है डिसहोर्डिंग का मतलब। तो लोग जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी तो कैश इन हैंड जो है, जो लोगों के पास कैश इन हैंड है, ये कम होगा और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी। तो ये जो है वो पहले, अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है, मैं इसको अलग कलर से ही यहां पर डिनोट करता हूं। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट्स यहां पर इस तरीके से जा रहा था। ठीक है, आर जीरो ले लेते हैं चलो इसे। तो इंटरेस्ट रेट्स इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। क्लियर है? इंटरेस्ट रेट्स हायर होंगे। बट और इस पॉइंट पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे तो आपको पता है कि ये S और S प्लस डी एच दोनों इक्वल हैं, क्योंकि डी एच जो है, डिसहोर्डिंग जो है वो जीरो है, तो सेविंग दोनों आपस में बराबर है। अब अगर ये वाले रीजन पे अगर आप आओ, मतलब मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं, ये वाला जो मैंने अभी, ये वाले, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं, तो इस वाले रीजन में आपके पास सेविंग्स जो हैं वो क्या है, ज्यादा है S प्लस डिसहोर्डिंग से, सेविंग्स प्लस डिसहोर्डिंग से। तो डिसहोर्डिंग जो है वो लेस देन जीरो है, इट मींस नेगेटिव में है। नेगेटिव डिसहोर्डिंग का मतलब है लोग जो है कैश इन हैंड होल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों की
होल्डिंग्स बढ़ रही हैं, इट मींस लोग कैश रखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिसके वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होते हुए नजर आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करके ये दिखा दूं तो बेहतर रहेगा, है ना, ये वाला चीज। ठीक है, अब थोड़ा आपको क्लियरली डायग्राम बनते हुए नजर आ रहा होगा, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे कैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये जो है सिचुएशन इस तरीके से यहां पर आप इसको दिखा सकते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से रिएक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, मैंने यही सेम चीज हिंदी में भी यहां पर आपको बता दी है। अब बात करते हैं ऋण योग्य निधि की मांग का, यानी लोनेबल डिमांड, लोनेबल फंड्स ऑफ डिमांड के बारे में। अब जहां आप निवेश के बारे में बात करेंगे, सरकारी ऋण के बारे में बात करेंगे और अपवचत के बारे में बात करेंगे, डिस सेविंग्स के बारे में बात करेंगे, तो एलडी इक्वल्स टू होगा इन्वेस्टमेंट्स प्लस गवर्नमेंट लोन प्लस डीएस, डिस सेविंग। ये आपके पास यहां पर होगा। मैं एक बार इसको इंग्लिश में गो थ्रू करूंगा, फिर हिंदी में आप सभी के लिए गो थ्रू करूंगा। तो अगर आप एलडी को देखें तो जो लोनेबल फंड ऑफ डिमांड है वो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट लोन्स बाय गवर्नमेंट और डिस सेविंग्स के इक्वल है या बोरोइंग्स के इक्वल है। तो इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट्स मतलब आप कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं। निवेश का मतलब है, मैं हिंदी में भी साथ के साथ बोलते जाऊंगा, निवेश का मतलब है कि आप जो है ज्यादातर कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुओं में पैसे को लगा रहे हैं और आप इन्वेंट्री या स्टॉक में भी पैसे को लगा रहे हैं, है ना। बट आप जब इन्वेस्टमेंट कर देखेंगे, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट्स फॉल होती हैं। ब्याज दर अधिक होने पर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। मैंने लास्ट थ्योरी में भी आपको बताया था, जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी ज्यादा होती है तो आप बोरो नहीं करते, और जब आप बोरो नहीं करते तो बेसिकली यहां पर आपके पास पैसे नहीं होंगे और आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे इन द कैपिटल गुड्स, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इट मींस इट इज नेगेटिवली रिलेटेड, ये ऋणात्मक तौर पर क्या है, इससे सह संबंधित है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट लोन के बारे में बात करोगे तो गवर्नमेंट जब आती है तो गवर्नमेंट हम पर टैक्स लगाती है और गवर्नमेंट कुछ पैसा खर्च करती है, तो जी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टी इज अ टैक्स। जब टैक्स कम है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, देन गवर्नमेंट टेक्स अप लोन और बोरोइंग एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, ये ब्याज से संबंधित नहीं है। सरकार केवल ये देखती है कि जब इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में सरकार का खर्चा ज्यादा होता है कर से, तो सरकार क्या करती है, पैसे को बोरो करेगी, सरकार उधार लेगी। हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये स्लाइड्स कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं स्लाइड्स, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे इनको और इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं डिस सेविंग्स की, यानी कि अब बचत या फिर अब बचत के बारे में या अबचत के बारे में। तो डिस सेविंग्स भी नेगेटिव रिलेट होगा, क्यों? क्योंकि पीपल्स बोरो करेंगे इन द केस ऑफ करंट इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। अगर उनकी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है तो लोग जो है वो बोरो करेंगे, क्योंकि उनका कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन कम नहीं कर सकते। तो जब वो बोरो करेंगे तो उनकी सेविंग्स जो हो सकती थी वो नहीं होंगी, सेविंग्स नेगेटिव में होंगी, और ये नेगेटिव सेविंग्स या ऋणात्मक बचत का मतलब ही है डिस सेविंग्स, अबचत। ठीक है, ये डिस सेविंग्स हैं आपके पास, अबचत है। ठीक है, तो बोथ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर नेगेटिव रिलेटेड एंड गवर्नमेंट लोन्स आर ऑटोनोमस। और यहां पर गवर्नमेंट लोन्स क्या हो गए, ऑटोनोमस हो गए, बाकी दोनों नेगेटिवली रिलेटेड है। तो अगर मैं आपको अलग से डायग्राम बनाकर बताऊं, देखिए मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूं, अगर मैं आपको अलग से एक और डायग्राम बनाकर बताऊं, यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे दोनों के अलग अलग डायग्राम बनाकर बताऊं कि इसका डायग्राम कैसा होगा या इसका कैसा होगा, अच्छा हम चला नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पहले छोटा सा बना देता हूं। तो ये ऑटोनोमस होगा जो मैंने बताया, गवर्नमेंट लोन, तो गवर्नमेंट लोन है ऑटोनोमस, बाकी दोनों है नेगेटिवली स्लोप्ड। ऐसे डायग्राम बनेंगे, ये इन्वेस्टमेंट भी नेगेटिव स्लोप्ड है और आपके पास डिस सेविंग भी नेगेटिवली स्लोप्ड है और गवर्नमेंट ये है। तो ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का डायग्राम आपके पास बनने वाला है। ठीक है ना, चलें आगे देखें। अब बात करते हैं कि
हमारे पास पूरे लोनेबल फंड्स ऑफ डिमांड का कर्व कैसे बनेगा? तो वो कर्व आपके पास इस तरीके से नेगेटिवली स्लोप बनेगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होंगे तो लोनेबल फंड की डिमांड कम होगी, बट अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो आप डिमांड ज्यादा करेंगे। वही सेम इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट लोन एंड दिस सेविंग्स, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है कि इसका डिमांड कर्व कैसे बनेगा। देखिए वैसे मैंने, अच्छा वहां डिमांड को बनाया, यहाँ तो मैंने इक्विलिब्रियम के लिए जगह छोड़ी है। ठीक है, लोनेबल फंड मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अब जब मार्केट के रिएक्शन की आप बात करते हैं तो आपके पास जब डिमांड ऑफ लोनेबल फंड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, मैं बनाता हूं डायग्राम, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, अब ये आपके पास डिमांड है, ये आपके पास सप्लाई है, ये आपके पास है एलडी जो कि इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्लस डिस सेविंग से आया है। ये है आपके पास एलएस जो कि आपका डिसहोल्डिंग, सेविंग्स, डिसहोल्डिंग्स एंड बैंक मनी डीएम से आया है। ठीक है, तो मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आया है? जब आपके पास दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां आया है, ये आई है क्वांटिटीज बेसिकली, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब बात आती है कि अगर कंडीशन अलग हो, लाइक आप कहें कि कोई ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो वहां पर उस सिचुएशन में क्या है, जब ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट्स आर से ज्यादा होंगी, सपोज दैट R1 होगी, तो आप इस R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देख सकते हैं कि लोनेबल फंड्स जो हैं, लोनेबल फंड्स जो हैं उनकी सप्लाई ज्यादा है लोनेबल फंड्स की डिमांड से। ठीक है, तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से और ब्याज की दरें गिरेंगी। यहां पर अगर अधिक हो तो ये होगा और ब्याज की दर गिरती चली जाएगी। क्यों गिरती चली जाएगी? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। ध्यान रखना, देखिए सप्लाई ज्यादा होने का मतलब है यहां पर ये सेविंग ज्यादा है, डिस होल्डिंग्स जो है वो ज्यादा है, ये दोनों ज्यादा है, बैंक मनी तो ऑटोनोमस रहता है। सेविंग अगर ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे उस समय? सेविंग ज्यादा है तो ये इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करेंगे या बढ़ाएंगे? कम करेंगे, क्योंकि प्रेशर आएगा, बिकॉज डिमांड कम है। डिमांड कम होने का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट तो ये ऑटोनोमस रहेगा, ये डिस सेविंग्स। तो जब आपके पास सेविंग्स ज्यादा है और आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए चीजें जो है वो कम है, ब्याज की दर ज्यादा है, तो ब्याज की दर ज्यादा होगी तो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगी और लोगों की। और जब लोगों की इनकम कम होगी, ध्यान से समझना, जब लोगों की इनकम कम होगी तो अब आपके पास, आपको पता है कि इनकम में से कंजम्पशन माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता था उसे ही वो सेविंग करते थे। अब जब इनकम ही कम है, कंजम्पशन करने के लिए इनकम कम बढ़ जा रही है, तो लोग सेविंग भी कम करेंगे, तो सेविंग जो है रिड्यूस होगी। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट्स जो है वो यहां से फॉल डाउन करते हुए जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स यहां से फॉल डाउन करते हुए दोबारा इक्विलिब्रियम पर आएंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। और अगर व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेसर देन R0, अगर ये इससे कम हो जाता है, ये R2 हो जाता है, तो यहां पर फिर अगेन LD इज ग्रेटर देन LS हो जाएगा, सॉरी LD, लोनेबल फंड की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से राइज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से राइज करेगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये पूरी कंडीशन होती है जब आपके पास ये लोनेबल फंड थ्योरी हमारे पास आती है। यहां पर भी आप डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इस सिद्धांत के दो प्रमुख मुद्दे हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। पहला है कि ये अंतर्निहित है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी में दो इश्यूज थे जिनके बारे में कहा गया इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा। पहला है इंटरमिनेंट। सिमिलर टू द क्लासिकल थ्योरी, लोनेबल फंड थ्योरी इज आल्सो इनडिटर्मिनेंट। यहां पर आप चीजों को निकाल नहीं सकते, अनिर्धारित है। This theory assumes saving and income both are independent, but saving dependent on income changes, and saving also change and does not supply of loanable fund. Does the supply of loanable fund? तो ये चेंज होता है, बट इन्होंने ऐसा नहीं माना। इन्होंने
इंडिपेंडेंट अज्यूम किया, ये दोनों अलग अलग हैं, बट ये डिपेंड करता है, अगर चेंज इन सेविंग बढ़ेगा तो चेंज इन इनकम बढ़ेगा तो चेंज इन सेविंग बढ़ेगा, जिससे चेंज इन आपके पास सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड भी चेंज होगा। सेकंड, कॉन्स्टेंसी ऑफ द नेशनल इनकम, इन्होंने इनकम को कांस्टेंट माना जबकि ऐसा नहीं है। लोनेबल फंड्स assume that the level of national income remains unchanged. In reality, due to the change in investment, income level also change accordingly. अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो इनकम भी चेंज होगी थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसको केन्स ने आगे जाकर कहा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट गुणक प्रभाव आएगा इसमें, है ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा जिसकी वजह से चेंज होगी। तो ये यहां पर दो इशू थे, सबसे पहला राष्ट्रीय आय की स्थिरता ली इन्होंने, दूसरा अनिर्धारणता, कहा कि बचत जो है वो निर्धारित, जब आय बदलेगी तो बचत भी बदलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब आय बदलेगी तो आपके पास इनकम कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती, जब निवेश बदलेगा, इन्वेस्टमेंट बदलेगा तो इनकम भी चेंज होगी थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट। निवेश गुणक के हिसाब से ऐसा हो देखने को मिलता है। थैंक यू, ये हमारी थ्योरी जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई, और होपफुली मैं आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझाने में मतलब सफल रहा हूं और आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट थ्योरीज आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें मोर कंटेंट के लिए, और बेल आइकन को हिट करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और नेक्स्ट वीडियोज में हम मिलते हैं।